अगर आप नायब तहसीलदार एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप क्या सैलरी उठाएंगे जैसे ज्वाइन करते, क्या जॉब प्रोफाइल होगी आपकी, क्या पर्क्स मिलेंगी आपको, यानी किस किस्म की सुविधाएं मिलेंगी, और आखिरी में हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड पे जॉब की प्रमोशन जो होगी, आप किस जॉब में जाएंगे, कितने साल बाद प्रमोशन होगी और किन बेसिस पे होगी। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप सभी का विंग्स एक उड़ान पे स्वागत है, जहां पर आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस चैनल पर आपको सिर्फ वीडियोस या फिर नोटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंटेंट बेस्ड वीडियो, एमसीक्यू वीडियो मिलती रहती हैं। आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, टाइटल देख लीजिए, नायब तहसीलदार, सैलरी, पर्क्स, जॉब प्रोफाइल एंड प्रमोशन। प्रमोशन का जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एंड तक बने रहिएगा प्रमोशन के बारे में देखने के लिए कि प्रमोशन कैसे होगी और आप क्या प्रमोशन करके कहां पर जाएंगे। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी सैलरी की। तो ये सैलरी जो मैंने आपको दिखाई हुई है, ये एक न्यू ज्वाइनी उठाएगा। और मेरा सोर्स क्या है, जो ऑलरेडी नायब तहसीलदार हैं लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से, उनसे मैंने पूरी जानकारी ली है कि उनकी जॉब प्रोफाइल में वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं, साथ ही साथ आपकी सैलरी कितनी है और 8th पे कमीशन के बाद कितनी हो सकती है। ये सभी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मोटिवेट करेंगी आपको। और जिनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने भी यही बोला कि बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे, तो जरूर बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी हमारी है 35,900, जो आपका बेसिक सैलरी होगा। उसके ऊपर से आपको डेयरनेस अलाउंस मिलेगा 55% पे 19,745। एचआरए, ये एमआरए नहीं एचआरए है। एचआरए आपको जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये मिलेगा आपको कितना, 6462, 18% के हिसाब से। टीए ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा 2790। एमए मेडिकल अलाउंस 300, और साथ में टोटल जो ग्रॉस बनेगा आपका 65,197। और उसके बाद अगर इसमें आप 10% डिडक्शन कर देते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की, तो आपके पास इन हैंड आता है 59,632 रुपीज। तो ये आपका इन हैंड आएगा बिफोर 8th पे कमीशन। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन भी न्यूज में रह रहा है और कहीं ना कहीं जल्दी ही लागू होने वाला है। बताया ये जा रहा है कि 8th पे कमीशन के बाद एक्सपेक्टेड है कि जो आपकी सैलरी है 2 गुना भी हो सकती है। एग्जैक्टली कितनी होगी तो तभी पता चलेगा, बट जो अभी फैल रहा है अमंग गवर्नमेंट सर्कल, जो ऑलरेडी पोस्ट में है, जो ऑलरेडी नायब तहसीलदार है, वो ये बता रहे हैं एक्सपेक्टेशन तो है 2 गुना हो जाए, यानी लाख तक आपकी सैलरी टच कर सकती है आफ्टर 8th पे कमीशन। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की पोस्ट ये है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले वाले हमारे जॉब प्रोफाइल की, कि जॉब प्रोफाइल है क्या, करेंगे क्या। देखिए, जहां तक बात की जाए जॉब प्रोफाइल की, ऐसे तो आपका रोल मेनली क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। लैंड डिमार्केशन करना, फर्द काटने में आपका रोल है, इंतकाल निकालने में आपका रोल है, सेल डीड और लैंड रिकॉर्ड अपग्रेड्स, जो भी सरकार की स्कीमें होती हैं, सरकार की तरफ से जो भी लैंड रिकॉर्ड अपग्रेड्स होते हैं, तो वो नायब तहसीलदार ही देखते हैं, ओवरलुक करते हैं। अब आप बोलेंगे सर अगर ये सारे काम नायब तहसीलदार के हैं तो पटवारी क्या कर रहा है। तो पटवारी जो है, पटवारी पोस्ट जो है वो प्राइमरीली रिकॉर्ड कीपर की पोस्ट है। उसके बारे में भी देख लीजिए। जो पटवारी पोस्ट है वो रिकॉर्ड कीपर की पोस्ट है। जो जितने भी ये रजिस्टर्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जमाबंदी, गिरदावरी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसको आई गेस मिसले हकीयत कहते हैं, लाल किताब एक रिकॉर्ड होता है, छांट होता है, रोज नामचा होता है, ये सभी रिकॉर्ड कीपिंग काम जो पटवारी का है। और एक हिसाब से नक्शे बनाना रिकॉर्ड को देखते हुए, उसके बाद ऑन स्पॉट जाके वेरीफाई करना, ये सब काम पटवारी के होते हैं। इनके ऊपर नायब तहसीलदार होते हैं। तो नायब तहसीलदार के प्राइमरी फंक्शंस में ये सारे भी रोल्स आते हैं। अब ये रोल्स तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। साथ ही साथ नायब तहसीलदार इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में आती हैं उनके लिए, जैसे कि जो उस एरिया में जो भी काम हो रही है सरकार के, उसको ओवरलुक करना। हालांकि रिमोट पोस्टिंग में अगर मैं बात करूं, तो रिमोट पोस्टिंग में तो उनको सिर्फ यही नहीं कि उनको अपने लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह संभालने हैं या फिर वेरीफाई करना है, बल्कि रिमोट पोस्टिंग में तो बहुत सारे सिविल वर्क्स जो होते हैं वो भी इनके पास एडिशनल काम दिए जाते हैं। चाहे कहीं लाइट की प्रॉब्लम है, कहीं पे स्कूल की प्रॉब्लम है, कहीं पर टीचर्स की प्रॉब्लम है, तो इनके एरिया में, क्योंकि इनके पास मजिस्ट्रेट पावर होती है, मजिस्ट्रेट, तो इसमें इनका बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जहां भी ड्रग्स वगैरह का कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है, वहां पर मजिस्ट्रेट को जाके वेरीफाई करना होता है ऑन ग्राउंड पे। उसके बाद सिविल वर्क्स में
वाटर रिलेटेड वर्क्स हो गई, पाइप कनेक्शन हो गए, साथ में एलपीजी के रिलेटेड जो गांव में पहुंच नहीं पा रही है, या फिर साथ में आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, ये सब रोल भी इनके यहाँ पर आते हैं जो इनको की जाती है। और कभी वीवीआईपी विजिट है तो ऑन ग्राउंड नायब तहसीलदार जो है रिपोर्ट करते हैं हायर ऑफिसर्स को। तो सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, ये रिमोट पोस्टिंग में तो इनके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सिटी की पोस्टिंग में तो ऑब्वियसली ये जो सिविल वर्क्स है इसके लिए पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे महकमे यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो सिटीज में तो ये काम नहीं होता नायब तहसीलदार का, बट रिमोट एरिया में इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। इसी के साथ जैसे एग्जाम्स होते हैं जेके एसएसबी वगैरह के, तो वहां पर इनकी ड्यूटी लगती है, ये ओवरलुक करते हैं एग्जाम्स को। तो मजिस्ट्रेट की पावर है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं नायब तहसीलदार। सो रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ और भी बहुत कुछ साथ में जुड़ता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो रिमोट एरिया में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वहां अगर आप सच में अच्छा काम करना चाहें तो आपको बहुत पावर्स होती हैं, बहुत सारे रोल्स आपके पर डाले जाते हैं, जिससे आप उस एरिया के पूरा नक्शा बदल सकते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट सोशल सर्विस ऑल्सो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, प्रमोशन कैसे होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रमोशन। सबसे पहले तो 5 साल आपको देने हैं एज एनटी, नायब तहसीलदार देंगे। 5 साल होने के बाद जेकेपीएससी आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसमें 8 पेपर्स होते हैं, जिसमें अकाउंट्स भी होता है, आई गेस उर्दू भी होता है। वो पेपर आपको पास करने हैं और आप फिर तहसीलदार बनते हैं। अगर आप तहसीलदार बनते हैं और फिर आपकी प्रमोशन, आपको एक ही बार एग्जाम क्वालिफाई करना है जेकेपीएससी वाला, एक बार आपने क्वालिफाई कर दिया तो फिर आपकी ईयर आफ्टर ईयर प्रमोशन होती रहेगी। एक बार आप गेस्टेड रैंक में एंटर कर गए, फिर आपकी ईयर आफ्टर ईयर होने की। आप समझ लीजिए कि आप अगर 25 साल की करियर आपका है तो आप एडीसी के रैंक तक पहुंच सकते हैं, एडीसी के रैंक तक, और स्पेशल सेक्रेटरी तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपकी 25 साल की सर्विस है। यानी मान लीजिए कोई अगर 30-35 साल की एज में है तो उनके पास 25 साल तक की करियर है, तो 25 साल की करियर में वो एडीसी के रैंक तक पहुंच सकते हैं। और ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर में प्रमोशन एक्चुअली किस चीज में मैटर करेगी, वो मैटर करेगी आपके जेके एसएसबी रैंक में। अगर आप टॉप रैंकर हैं तो सबसे पहले आपकी प्रमोशन होगी। ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना है जो पीएससी कंडक्ट करवाएगी। टॉप रैंकर हैं आप जेके एसएसबी के एग्जाम में, जो भी एग्जाम होगा उसमें आप टॉप रैंकर है, ये रैंक आपका थ्रू आउट ईयर आपके साथ रहेगा, थ्रू आउट लाइफ आपके साथ, थ्रू आउट करियर आपके साथ रहेगा। तो इसलिए सिर्फ प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना और अपने आप को टॉपर्स में देखना जरूरी है। तभी कहीं जाके आप अपने करियर प्रोग्रेशन देख पाएंगे और कहीं ना कहीं गस्टेड पोस्ट में आप एंटर कर पाएंगे और बहुत ही एक बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर होंगे। सो ये एक किस्म का मैं सोचता हूं आपके लिए मोटिवेशन की तरह एक्ट करे और कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा मोटिवेट करे और एफर्ट डालने के लिए और सब कुछ करने के लिए। और इसके उसकी डिटेल्स अगर आपको कुछ और भी चाहिए इस पोस्ट के बारे में तो मुझे बताइए। जितनी भी मैंने डिटेल बताई है मैंने उन्हीं से पूछा जो ऑलरेडी नायब तहसीलदार हैं पिछली नोटिफिकेशन के। और अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दूं, पिछली बारी जब नायब तहसीलदार एग्जाम हुआ था तो सबसे पहले रिटर्न हुआ था, यानी वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हुआ था जिसको आज पेपर 1 बोल रहे हैं। और फिर हुआ था उर्दू का टेस्ट, सॉरी, फिर हुआ था इंटरव्यू। तब तो इंटरव्यू भी हुआ करता था, अब तो नहीं है। और उसके बाद हुआ था उर्दू की कंपलसरी टेस्ट और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आ गई थी। इस बारी पहले रिटर्न है, फिर उर्दू है और फिर बाकी चीजें हैं, बाकी फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों को, जो लोग भी उर्दू से परेशान हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उर्दू हटवाने की, जैसे कि कुछ लोग कोशिश कर रहे थे जेकेपीएसआई में एज रिलैक्सेशन करवाने की। ऐसा ना हो कि इतने सारे एफर्ट के बाद, जितना टाइम आप उर्दू सीखने में लगा सकते थे, इतना एफर्ट डालने के बाद वो फाइनली चीज ना हो। इसलिए अच्छा है अगर आपको एफर्ट डालना भी है कि भाई उर्दू हट जाए या कुछ हो जाए, एटलीस्ट साथ में पढ़ते रहो बैकअप प्लान के लिए। जो एक सीरियस कैंडिडेट होगा वो इसको भी बैकअप प्लान रखेगा कि मैं पढ़ता रहूं। दैट इज वाई हम अपने चैनल पे उर्दू फ्री पढ़ा रहे हैं, बेसिक उर्दू हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ना लिखना जान सकोगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मेरा ये प्रेफरेंस नहीं है। अगर आप बोलोगे हमारा स्टैंड क्या है, तो भाई उर्दू ना हो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे लिए तो एफर्ट कम हो जाएगा, कोर्स में तो हमको एडिशनल का चार्ज कर नहीं रहे उसका, हमारा तो उल्टा काम कम हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपको फेक होप दें, गलत काम सिखाएं। आप पढ़ते रहें और अगर कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग हटाने की तो अच्छी बात है, भाई आपका काम कम हो जाएगा और आप अपना करियर सिक्योर करिए। ऐसा ना हो कि एंड पे फाइनली उर्दू ना हटे और फिर आपको जो टाइम आप सीखने में लगा सकते थे वो आप ना लगा पाए। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पे पहली उर्दू की जो वीडियो है उस पर 25,000 के आसपास भी हो चुके हैं, यानी 25,000 लोग ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कई लोग ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हैं, वो इस मसले में नहीं पढ़ रहे। कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं, अच्छी बात है, डालने दीजिए कि भाई हट जाए।
मुझे तो नहीं लगता, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो नहीं हटने वाला। ये बात अलग बात है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अलग बात है। रिकॉर्ड्स ही सारे उर्दू में हैं, तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट विल कंसिडर दिस। इसके साथ फिर ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि उर्दू ना आए तहसीलदार को, तो साथ में फिर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये बोला जाए कि पहले रिकॉर्ड्स को बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करे, उसके बाद ये हो सकता है। और ये जो लॉजिक है कि जो उर्दू को बाद में भी सिखाया जा सकता है, दिक्कत ये है कि कई लोग ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं उर्दू में। बेसिक लेवल का आप सीखेंगे तो वो सिखा पाएंगे, अगर बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाया तो बाद में क्या सिखा पाएंगे ये। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है तो बेसिक 12वीं पास तो होना चाहिए ना, तभी तो कॉलेज में एडमिशन होगी। या तो ये भी कह सकते हैं कि यार 12वीं आप हमें कॉलेज में ही पास करवा दो, हमें एडमिशन तो दे दो कॉलेज में, 12वीं हम पास कर देंगे, सीख लेंगे वहां से। मिनिमम क्राइटेरिया तो हो जगह होता है ना। सो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं आपके भले के लिए कि साथ साथ में पढ़ते रहो। बहुत अच्छी पोस्ट है, कोई भी रिस्क नहीं लेना इसमें, ठीक है। सो आपको मैं बता दूं कि हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, हमारा नया बैच शुरू हुआ है और उस नए बैच के लाइव बैचेस भी शुरू हुए हैं कल से, और ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हुए हैं। हमारे इस बैच में आपको डाउट सेशंस एवरीडे फेस टू फेस करेंगे, लाइव बैचेस हैं, और साथ में एग्जाम स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस है, फुल सिलेबस कवरेज है, वीकली टेस्ट है, और आप ऑफलाइन के लिए डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं आके। सो कोई भी आपका डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भर लीजिए। जो भी आपका डाउट होगा हम आपको डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेंगे आपसे। साथ में इस कोर्स की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप चाहें तो इससे फायदा उठा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अभी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, आने वाले टाइम में इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए जो है आप अपनी जगह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी ह्यूमर्स में नहीं आइएगा, अपना फोकस रखिए एग्जाम पे, पढ़ाई पे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।